नाजरीन आदाब, सियासत टीवी के रास नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाकाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह और मेरे हमरा सीनियर सहाफ़ी सज्जादुल हसनैन आपकी खिदमत में हाजिर हैं नाजरीन। शुरुआत करते हैं पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के आगाज़ से। नादरीन आपको बता दें, पार्लियामेंट का सरमाई इजलास जो है आज बहुत सारी चीज़ें रोनुमा होने वाली थी। आज राज्यसभा में जो नए नायब सदर जमहूरिया हैं सीपी राधाकृष्णा, उनका इस्तकबाल भी अमल में आया, मगर हंगामा आरई की सूरत में पार्लियामेंट 12 बजे तक मुलतवी कर दी गई थी। इसी से हम आज की शुरुआत करते हैं। जी सज्जाद साहब। ये देखिए, अफसोस का मकाम तो ये है कि पार्लियामेंट के इजलास जो है नशिस्तन गुफ्तम बर्खास्तम भी नहीं रहे अब। इतनी मतलब है कि इतनी बुरी हालत हो गई कि गुफ्तन का गुंजाइश ही नहीं रखी गई पार्लियामेंट में। अब देखिए, इससे पहले भी आपको याद होगा कि जब पार्लियामेंट का बजट सेशन चल रहा था तो उस वक्त ऑपरेशन सिंदूर की सदाएं जो है गूंजी गई थी, गूंजी थी वहाँ पे। और अपोजिशन ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से अमेरिका के सदर को क्यों मुदाखलत करनी पड़ी और अमेरिका की हमने क्यों माने। बारहा अमेरिकी सदर की जानिब से किए जाने वाले दावों का या तो आप उनको दावों को खुलेआम मुस्तरद करें या फिर उन दावों के ऊपर जो है जवाब दे वजीर आजम नरेंद्र मोदी से, ये अपोजिशन मांग कर रहा था। ये कर रहा था, लेकिन हर आधे घंटे में, हर 15 मिनट में एक अपोजिशन लीडर के एक बयान पे हंगामा शुरू हो जाता। फिर उसके बाद पार्लियामेंट की कार्रवाई, स्पीकर फौरी तौर पे पार्लियामेंट की कार्रवाई मुलतवी कर देते 1 घंटे के लिए, फिर लंच तक के लिए, फिर शाम में 5 बजे तक के लिए, फिर जो है ख़त्म कल तक के लिए। तो ये सारा ड्रामा हम पूरा साल जो है देखते आए हैं कि गुज़िश्ता पूरे साल में हमने देखा कि जो है यही ड्रामा अब दिसंबर का सरमाई सेशन में शुरू हो गया है। और सरमाई सेशन में भी हमें तवक्को है कि आवाम की बात नहीं की जाएगी, बेरोज़गारी पे बात नहीं होगी, महंगाई को जो है हुकूमत सुनना नहीं चाहती, आवाम की फलाह बहबूद पे हुकूमत कान धरना नहीं चाहती। और सबसे अहम संगीन बात जो है आज की कि हमारी जमहूरियत को ख़तरा जो है SIR के नाम पे जिस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं इस मुल्क में, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, ममता बनर्जी, स्टालिन और जो है उद्धव ठाकरे और समाजवादी पार्टी के जो है अखिलेश यादव और फिर जो है आम आदमी पार्टी के केजरीवाल, सारी जमातें कह रही हैं कि SIR मुश्तबे है। हत्ता के सुप्रीम कोर्ट में भी वकीलों ने जो इनकी तरफ से बहस कर रहे थे, उन्होंने भी कहा कि किसी भी जो है इलेक्शन कमीशन को इस बात का इख्तियार ही नहीं है कि वो मजमूई तौर पे पूरे मुल्क के लिए SIR कराए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का काम ये है कि वो जो है लोगों की जो है राय दहिंदों के नामों का इंदराज करे। उसके लिए क्राइटेरिया है, पूरे इंडिया में फॉर्म है अवेलेबल, ऑनलाइन आप अप्लाई करो। और जो है इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदारी है कि वो जो है क्रॉस चेक करे और फिर उनको रिजेक्ट करना है या सेलेक्ट करना है। ये इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन का काम ये नहीं है कि एक ही लम्हे में जो है पूरी लिस्ट ख़त्म कर दे और फिर से SIR के नाम पे जो है पूरे लोगों को एक नई परेशानी में मुब्तला कर दे। देखिए, अपोजिशन के एजेंडे में जो है अपोजिशन के लिए जो ज़ेर बहस मौज़ूआत लाने का अपोजिशन ने इरादा किया था, उसमें एक इलेक्टोरल रोल्स, इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स है और मसावात है और फिर आमदनी है, इनकम है, और उसके बाद फिर लाल किले का जो बम धमाका हुआ है वो, और जो है दिल्ली में जो आलूदगी में इजाफा हो रहा है वो मसले पर भी आवाज़ उठाना चाह रही थी अपोजिशन। और अहम जो है मुल्क की खारिजी पॉलिसी जो है, ये अहम मौज़ूआत हैं। इन मौज़ूआत पर बहस के लिए जो है अपोजिशन ने अपना एजेंडा तैयार किया था। हम बता दें आपको, 10 बजे के करीब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो है मीडिया के नुमाइंदों से, पार्लियामेंट के करीब में जो है वो मीडिया के नुमाइंदों से उन्होंने बात करने का तय किया था। आप ये देख रहे हैं कि पिछले कुछ वक्त से, नए पार्लियामेंट की तश्कील के बाद से, जो इफ्तिताह हुआ है उसके बाद से हम ये मुसलसिल देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म पहले कभी जो है पार्लियामेंट के इजलास से कबल मीडिया से बात नहीं करते थे। नहीं, अब जो है एक नई रिवायत उन्होंने कायम की, वज़ीर आज़म
पार्लियामेंट के हालांकि वजीर आजम से बारहा ये कहा जा रहा है कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आप जो है मन की बात भी है रेडियो से आप करते हैं, तो अवाम जो है, अवाम के जो मसाइल है वो मसाइल के मुतालिक राज जो है वजीर आजम से सवाल जवाब पूछने के लिए पूरा साल भर हम कोशिश करते हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, मगर पार्लियामेंट के इजलास से ऐन क़ब्ल 10 बजे के वक्त 10:30 बजे से अगर इजलास शुरू हो रहा है तो 10 बजे वजीर आजम मीडिया से बात करने की बात कहते हैं, और कुछ ऐसी बात उस मीडिया से मुखातिब होते हुए वो कर देते हैं जो पार्लियामेंट के अंदर उसका असर हमें दिखाई देता है, और उस पर हंगामा आ रही होती है, और फिर पार्लियामेंट की कार्रवाई जो है वो मुलतवी कर दी जाती है, जैसा कि आज 12 बजे तक मुलतवी कर दी गई थी। और तवक्को यही है कि फिर उसके बाद कुछ पार्लियामेंट का इजलास शुरू होगा 10-15 मिनट, उसके बाद फिर मुलतवी हो जाएगा, फिर इजलास शुरू होगा, फिर मुलतवी हो जाएगा। इसी तरह आज पार्लियामेंट का पूरा पहला दिन जो है वो शोर-ओ-गुल की नज़र हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया है कि वज़ीर आज़म जो है इजलास के शुरू होने से पहले जो है खिताब करते हैं बड़ी संजीव। वो देखिए वो मीडिया से बात नहीं करते, वो मीडिया को सिर्फ वो खिताब करते हैं, वो मीडिया की नहीं सुनते। आपके सवाल का जवाब देने के लिए वो उन्होंने साफ तौर पे उनके लोग कह देते हैं, वज़ीर आज़म के दफ्तर के लोग कह देते हैं कि वज़ीर आज़म खिताब करेंगे आपसे, आपको सुनना है, आपको सवाल नहीं करना है। ये ताकीद की जाती है मीडिया वालों को। फिर वज़ीर आज़म फिर वो गोदी मीडिया के लोग बिल्कुल वही लोग हैं, भी नहीं होती कि वो सवाल करें, वो प्रोटोकॉल को तोड़कर जमहूरियत के चौथे सुतून का इस्तेमाल करते हुए अवाम के मसाइल जो है वज़ीर आज़म के रूबरू रखे, वज़ीर आज़म से ऐसे सवाल पूछे जो आवाम की फलाह और बहबूद के लिए है। इस तरीके के सवालात करने की वो जो गोदी मीडिया के लोग वहाँ पर खड़े होते हैं उनमें वो हिम्मत भी नहीं होती। बिल्कुल, उनमें वो हिम्मत नहीं होती है, वो सवाल भी नहीं कर सकते और ना ही उनको सवाल करने की इजाज़त है। बहरहाल वज़ीर आज़म जो है खिताब करते हैं, और उस खिताब में जैसा कि आपने अहम नुक्ता उठाया है कि वो कोई ऐसी बात बोल देते हैं कि फिर जो है अपोजिशन देखिए पूरा प्लान करके आया था। गुज़िश्ता रोज़ जब पार्लियामेंट का कुल जमाती इजलास हुआ, उस इजलास के बाद किरण रिजिजू ने कहा कि हमें तवक्को है कि पार्लियामेंट की कार्रवाई पुरअमन तरीके से चलेगी। तो बाद में जो है अपोजिशन ने कहा कि हमें तवक्को है कि SIR के मामले में जो शुकूक व शुबहात है, उन शुबहात को जो है हुकूमत दूर करने की कोशिश करेगी और SIR जायज़ है या नाजायज़ है इसका भी जवाब देगी। देखिए अहम बात यह है कि अपोजिशन ने कहा कि कल पार्लियामेंट में, मतलब एक संडे के दिन उन्होंने कहा कि कल पार्लियामेंट में हम SIR और लाल किले के पास जो धमाका हुआ इन मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। ये मतलब एक तरजीही मौज़ूआत ये होंगे। तो उनका एक कहना था कि कौमी दारुल हुकूमत में धमाका हो जाता है, कैसे वहाँ तक बारूद पहुँच गया, कार धमाका हुआ है, ये सबसे बड़ा सवाल। जबकि मुल्क की बागडोर जो है ऐसे दावेदारों के हाथ में है जो अपनी क़यादत को बहुत मजबूत क़यादत कहते हैं और अपनी मतलब बहुत ज़्यादा चौकस और मुल्क के सबसे बड़े हुब्बुल वतन के तौर पर अपने आप को पेश करते हैं। देखिए मोदी ने कहा था, राजनाथ सिंह ने कहा था, अमित शाह ने कहा था कि घुस के मारेंगे। जी, अब दिल्ली में ये धमाका हुआ, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? कौमी दारुल हुकूमत में लाल किले की जो है गेट नंबर 1 पे इतना बड़ा धमाका होता है, 9 लोगों की मौत हो जाती है, कार के पखच्चे उड़ जाते हैं, अतराफ में कई लोग जो है ज़ख्मी हो जाते हैं। कई दिन तक वो लाल किला मेट्रो स्टेशन को बंद रखना पड़ता है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, मामूली बात नहीं है। दहशतगर्द जब वहाँ तक पहुँच रहे हैं बारूद के साथ, धमाकू अशिया के साथ, तो फिर क्या होम मिनिस्ट्री, इंटेलिजेंस, सवाल ये है कि क्या ये सब सो रहे थे? यही जो है कांग्रेस का कहना था कि यही हम पूछना चाहते हैं हुकूमत से कि पहलगाम में वाक़या हुआ, आपने जो है टाल दिया। पहलगाम में जो है जिन लोगों ने आके गोलियां चलाई थी वो ज़मीन खा गई या आसमान खा गई। जब इस पर सवाल किया गया तो आपने जो है 1 महीने बाद अचानक श्रीनगर में एक ऑपरेशन करते हैं, 2 लोगों को मारते हैं और अमित शाह जो है ड्रामाई अंदाज में पार्लियामेंट में कहते हैं कि हमने उनको मार दिया है। हालांकि उसकी वजाहत नहीं, वजाहत नहीं। देखिए अपोजिशन ने ये कहा कि उनकी शनाख्त लाइए जिनको आपने मारा है, और वहाँ जो क्या ये सही है कि जिनको आपने मारा है ये वही लोग हैं जिन्होंने पहलगाम में फायरिंग की थी? लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया।
पार्लियामेंट में भी जो है यही रवैया है हुकूमत का कि अमित देखिए शाह ने सज्जा साहब, ये जो है ये मजबूत क़यादत जो अपने आप को कहती है, जो 2014 से कबल एक छोटा सा मामूली सा वाक़या अगर जम्मू कश्मीर में पेश आता है तो ये वावेला मचा देती है और मुल्क की क़यादत को जो है, मनमोहन सिंह हुकूमत को, सबसे कमज़ोर हुकूमत और जो है आलमी ताकतों के सामने घुटने टेकने वाली हुकूमत तक का इल्ज़ाम इन्होंने लगाने से गुरेज नहीं किया। 2014 के बाद जो ये खुद साख्ता मजबूत क़यादत के हाथ में जब हुकूमत की बागडोर आई, मुल्क की बागडोर आई, तो वहाँ पर पठानकोट का वाक़या पेश आया, वहाँ पर उरी का वाक़या पेश आया, वहाँ पर पुलवामा का वाक़या पेश आया, वहाँ पर जो है पहलगाम का वाक़या पेश आया और ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे वाक़यात भी पेश आए जिसमें दहशतगर्दों के हाथों हमारे जवानों की जानें गई। तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए ये एक बड़ी एक तवील बहस हो जाएगी। ये तवील बहस इस पर होगी। ये तमाम चीज़ों से अपने आप को बचाने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हो या वज़ीर दाखिला अमित शाह हो या वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह हो, ये मीडिया का सामना करने से गुरेज करते हैं। अब जबकि पार्लियामेंट का इजलास शुरू होता है, पार्लियामेंट के इजलास से कबल आप आते हैं और मीडिया से कहते हैं कि मीडिया से खिताब करेंगे, मुल्क से खिताब करेंगे मीडिया के ज़रिए से। आप मुल्क से खिताब करते हुए एक ऐसी बात कर देते हैं जो पार्लियामेंट में शोर-गुल का हंगामा आ रही की वजह बनती है। जी बिल्कुल, यकीनन। देखिए आज भी यही हुआ है, पार्लियामेंट का इजलास शुरू होता है, नए जो है नायब सदर जमहूरिया जो राज्यसभा के चेयरमैन भी हैं, उनको जो है वज़ीर आज़म वेलकम करते हैं, जैसा कि रवायत है। मुश्तरका पार्लियामेंट में जो है उनको वेलकम किया जाता है, उनका खैर-मक़दम किया जाता है और फिर सारी जमातों के लोग जो है उनको मुबारकबाद पेश करते हैं और फिर उसके बाद जो है कार्रवाई शुरू होती है, राज्यसभा की, लोकसभा की, दोनों ऐवानों की। फिर उसके बाद जो है अपोजिशन सवाल उठाता है। सवाल उठाने के फ़ौरी बाद ऐसा मालूम होता है कि पूरा वेल प्लान जो है एक सिस्टम बना के रख दिया गया है कि हम कोई भी ऐसी बात नहीं सुनेंगे जिससे कि हुकूमत की नाक कटती हो। जी, सीधी सी बात है कि हुकूमत पे तनक़ीद हम नहीं सुनेंगे। इस प्लान के तहत जैसे ही अपोजिशन के लोग बोलना शुरू करते हैं, हंगामा होता है, शोर होता है और स्पीकर फौरी तौर पे कार्रवाई को मुलतवी कर देते हैं। अब 12 बजे तक कार्रवाई मुलतवी हुई, 12 बजे के बाद शुरू हुई, फिर 2 मिनट में आप देखिए लंच का ऐलान हुआ और लंच तक के लिए कार्रवाई मुलतवी कर दी गई, 2 बजे तक के लिए। फिर 2 बजे के बाद आएंगे ये लोग, फिर उसके बाद जो है फिर बात होगी, फिर जो है बातें होंगी, फिर 10-15 मिनट में मतलब ये कि आज का दिन मजमूई तौर पर जो है ये मतलब एडजर्न जो है, इल्तिवा जो है, तहरीक इल्तिवा के उसमें या फिर पार्लियामेंट की कार्रवाई को मुलतवी करने के हवाले से आज का पूरा दिन ख़त्म हो जाएगा। देखिए 500 से ज़्यादा एमपी पार्लियामेंट में मौजूद होते हैं और 500 से ज़्यादा एमपी की बात सुनना ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। हर एमपी अपने इलाके की तरक्की, अपने इलाके के मसाइल के हवाले से पार्लियामेंट में अपनी बात रखेगा, उस पर हुकूमत को जवाब देना लाजमी होता है। ये तरीक़ेकार है पार्लियामेंट का। लेकिन आप 10 मिनट में, 15 मिनट में, आधे घंटे में अगर इस तरह से पार्लियामेंट की कार्रवाई स्थगित करते रहेंगे, मुलतवी करते रहेंगे, पोस्टपोन करते रहेंगे, कल तक के लिए टालते रहेंगे, तो फिर इस मुल्क के मसाइल कहाँ जाएंगे? यकीनन देखिए, मुल्क की आवाम के जो टैक्स का जो पैसा होता है उसके ज़रिए से जो है पार्लियामेंट की कार्रवाई चलती है। करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, करोड़ों रुपए का एक दिन का खर्च होता है और ये जो मतलब ट्रेजरी में जिसको कहा जाता है पार्लिमानी ज़बान में जो है, बरसरे इक़्तिदार सियासी जमात जो है उसकी जिम्मेदारी है कि वो ना सिर्फ तमाम अराकीन पार्लियामेंट की बात सुने बल्कि हस्ब इख्तलाफ अपोजिशन जो है वो है जमहूरियत का अहम सुतून है। अब आप अगर हस्ब इख्तलाफ की आवाज़ को दबाएंगे, हस्ब इख्तलाफ ही जो है पार्लियामेंट के अंदर मुल्क की आवाम की नुमाइंदगी करने वाली सियासी जमात है। मुल्क के अवामी मसाइल को पार्लियामेंट में पेश करने वाली सियासी जमात जो है वो हस्ब इख्तलाफ है और लीडर ऑफ अपोजिशन का जो ओहदा है वो बहुत बड़ा होता है। राहुल गांधी
के क़यादत में जो है अपोजिशन इंडिया ब्लॉक के जो अरकान पार्लियामेंट है वो जो है मरकज़ी हुकूमत से इस बात की मांग कर रहे हैं कि जो इस पर बहस हो। हमने माजी में भी देखा, जैसा कि सज्जाद साहब ने कहा, पिछले जो मानसून इजलास था, मानसून इजलास के वक्त जो है पहलगाम को लेकर बहुत बड़ी हंगामा आ रही हुई, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बहुत बड़ी हंगामा आ रही हुई, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के जो मुतवातिर जो मुसलसिल बयानात आ रहे थे, वो बयानात को लेकर बहुत बड़ी हंगामा आ रही हुई। अपोजिशन अब ये मुल्क के अंदरूनी मामलात जैसा कि SIR का मसला है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इलेक्ट्रोल रोल्स का मामला है, और फिर ये इक्वालिटी मसावत का मामला है, आमदनी का जो शहरियों की आमदनी का मामला है उसका मसला है, और फिर लाल किले में जो बम धमाका हुआ है उसका मसला है, और फिर दिल्ली में जो आलूदगी बढ़ी हुई है, और मुल्क की खारिजी पॉलिसी, इन मसाइल पर बहस चाहती है अपोजिशन। इस पर अगर बहस होगी, सेहतमंद बहस पार्लियामेंट में होगी तो कुछ नताइज निकल कर आएंगे। हुकूमत बरसरे इख्तिदार जो ट्रेजरी बेंच है उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें मुफीद निकल कर सामने आ सकती है। कहाँ पर आपकी खारिजी पॉलिसियों में कोताही हो रही है जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा हमें नुकसान हो रहा है। अमेरिका आपके मद्दे मुकाबिल आ गया है, चीन से आप दोस्ती कर रहे हैं, मगर चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा मानता है, और अरुणाचल प्रदेश से जारी पासपोर्ट के रखने वाली एक खातून को वो अपनी तहवील में रख लेता है, जिस पर आप मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए। रशिया से आपकी कुर्बत है, चीन से आपकी कुर्बत है, गलवान वगैरह में चीन बड़ी हद तक हिंदुस्तानी सरहदों में दाखिल हो गया, उसको अपने नक्शे में पेश कर रहा है। ये तमाम चीज़ें जो है वो खारिजी पॉलिसी का हिस्सा है। उसके ऊपर जो एक सेहतमंद नताइज निकल कर सामने आएंगे अगर पार्लियामेंट में इस पर बहस होती है तो। देखिए, उनको जवाब ही देना नहीं है, हुकूमत को, मोदी को, अमित शाह को जवाब ही नहीं देना है। जवाब भी देंगे तो जो है ऐसा झूठा जवाब देंगे कि जो है छोटा बच्चा भी समझ जाएगा कि लोग झूठ बोल रहे हैं। देखिए, खुल के झूठ बोल रहे हैं और छोटा बच्चा भी समझ रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं। मतलब ये कि आप सिर्फ़ और सिर्फ ये चाहते हैं कि हर नाजायज़ तरीका इस्तेमाल करेंगे और हम इक़्तिदार में बरकरार रहेंगे। यही हो रहा है। आप SIR को भी देखिए, कितना जो है संगीन हालात बने हुए हैं यूपी में। और यकीनन हम SIR पर जो था वो जो प्रॉब्लम हो रहा है, आज ही हमारी आज के ये मुबाहिसे में SIR के वजह से जो हवाले थे, जो धांधलियाँ हो रही है, जो मसाइल शहरियों को हो रहे हैं उन रियासतों में जहाँ पर SIR चल रहा है उस पर भी आएंगे। मगर यहाँ पर अहम बात यह है कि SIR पर बहस अपोजिशन पार्लियामेंट में चाह रहा है, तो अपोजिशन की बात को आप नजरअंदाज ना करें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और खास तौर पर हम, क्योंकि एक तरीक़ेकार बना हुआ है, तो पार्लिमानी उमूर के जो वजीर है किरण रिजिजू, उन पर यह जिम्मेदारी होती है कि एक एजेंडा तैयार करें, इस पर अपोजिशन के मुतालिबात पर एक एजेंडा तैयार करें, उसको ज़ेर बहस उनके मसाइल लेकर आए, आप उसके मौसूर अंदाज में जवाब दें। देखिए, जमहूरियत में आप अगर अपोजिशन की बात सुनते हैं तो आप ज़ेर होते हैं। इस तरीके का तसव्वुर नाकाबिल बर्दाश्त है और गैर जमहूरी तसव्वुर है। अगर आप अपोजिशन की बात सुनते हैं तो सेहतमंद जमहूरियत की एक मिसाल पेश कर सकते हैं, क्योंकि हम हालिया दिनों में 26 नवंबर को हमने जो है यौम आइन 72वां यौम आइन मनाया है। तकरीबन हमने 72वां जब यौम आइन मनाया है तो ये वजीर आजम ने बहुत बड़ी तकरीर भी की थी यौम आइन पर, जमहूरियत की, डेमोक्रेसी की तहफ़्फ़ुज़ के लिए। आज भी मैं देख रहा था जब हम आ रहे थे यहाँ पर डिबेट के लिए, बातचीत के लिए, लाइव प्रोग्राम के लिए, तो वजीर आजम नौजवानों की आवाज़ को पार्लियामेंट में उठाने की बात कर रहे थे। नौजवान अरकान पार्लियामेंट को, पहली मरतबा के जो अरकान पार्लियामेंट है, उन्हें मौका फराहम करने की बात कर रहे थे। अब इस तरीके से बात करते हुए अपोजिशन जमातों के अरकान पार्लियामेंट को लालूच दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप उनको अपनी तरफ, अपने खैमे में करने की कोशिश कर रहे हैं इस तरीके की बयानबाजियों से। देखिए, यहाँ पर आपकी अखलाकी जिम्मेदारी है बरसरे इख्तिदार सियासी जमात की हैसियत से, अपोजिशन जिन अवामी मसाइल पर पार्लियामेंट में बहस मांग रहा है, बहस के मुतालबा कर रहा है, उस पर आप बहस कराएं। बिल्कुल, देखिए, बोलने का मतलब यही था कि SIR इतना संगीन मसला है, उस पर बहस करने की अपोजिशन कोशिश करता है तो शोर हो जाता है पार्लियामेंट में। जो हुकूमती अरकान हैं वो उठ खड़े होते हैं, हंगामा कर देते हैं और फिर कार्रवाई को जो है मुलतवी करवा देते हैं। पूरी प्लानिंग के साथ ये काम हो रहा है पार्लियामेंट में। ख़ुद जो है अपोजिशन अरकान कह रहे हैं
कि पूरी प्लानिंग के साथ हमारी बात को ना सुना जाए, हमारी बात पे जवाब ना दिया जाए, ये जो है हुकूमत कर रही है। देखिए हुकूमत ने मीडिया को तो जो है मुंह बंद कर दिया है हुकूमत ने। अब हुकूमत किसको जवाब देगी? आवाम तो जो है हुकूमत से सवाल ही नहीं कर सकती। आवाम के पास वज़ीर-ए-आज़म जाते हैं तो मन की बात के ज़रिए जाते हैं। आवाम तक अगर वज़ीर-ए-आज़म जा रहे हैं तो मन की बात के ज़रिए जा रहे हैं। और कमाल की बात है कि वो मन की बात भी रेडियो से करते हैं। बिल्कुल, वो भी रेडियो से करते हैं। मतलब ये कि आवाम को सवाल करने का कोई जो है मौका नहीं। फिर उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म दौरे करते हैं, मुख्तलिफ़ शहरों के दौरे करते हैं, तो रोड शो करते हैं। मतलब ये कि आवाम सिर्फ हाथ हिलाएगी, ज़बान नहीं हिलाएगी। सड़कों पे खड़े होकर आवाम वज़ीर-ए-आज़म आएंगे अपनी गाड़ी में सिक्योरिटी के साथ, ज़बरदस्त गाड़ी की जो है खिड़की से वो हाथ हिलाते हुए गुजर जाएंगे। मतलब ये कि कोई भी काम करेंगे तो ऐसा नहीं करेंगे कि आप जवाबदेह हैं। आप खुद कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, बल्कि मैं जो है एक नौकर हूँ आवाम का, देश का सेवक हूँ, सेवक हूँ, बिल्कुल सेवक हूँ, नौकर हूँ। चौकीदार थे, फिर अब सेवक हो गए। बिल्कुल, चौकीदार ही चोर है का नारा जब बुलंद हुआ तो आप चौकीदार से सेवक हो गए। सेवक हो गए। तो बहरहाल जो है ये जो सिचुएशन है, ये जो सूरत हाल है, ये देश के लिए अच्छी नहीं है। देखिए पार्लियामेंट के एमपी जो जाते हैं, रबी साहब, एक एमपी अपने घर से प्लेन में दिल्ली जाएगा, फिर वहाँ पे वो गाड़ी में, सरकारी गाड़ी में घूमेगा। ड्राइवर का खर्चा पब्लिक के पैसे से, गाड़ी के पेट्रोल का खर्चा पब्लिक के पैसे से, प्लेन में आने जाने का खर्चा पब्लिक के पैसे से, फिर वहाँ उनके लिए जो बंगलो अलाट होता है उसका खर्चा पब्लिक के पैसे से। फिर वो जितने दिन क़याम करेंगे उतने दिन वो जो है जितना भी खर्चा करेंगे, चाहे वो मेहमान नवाजी पे करें, चाहे वो अपने आप पे करें, चाहे किसी पे भी करें, सारा खर्च सरकारी पैसे से, सारा बजट सरकार से बन के जाएगा। वो जिस घर में रहते हैं उसकी बिजली, पानी, मेंटेनेंस सब पब्लिक दे रही है। लेकिन पब्लिक की जो काम करना है पार्लियामेंट में, वो काम नहीं हो रहा है। और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सबसे बड़ा सवाल ये है। यकीनन आप देखिए, अगर अपोजिशन हंगामा आराई कर रहा है तो अपोजिशन की हंगामा आराई को ख़त्म करने का जो काम हुकूमत को करना चाहिए, उसमें वो नाकाम है। अपोजिशन कुछ चीज़ों के मतलेबात मांग कर रहा है कि इन चीज़ों पर बहस हो। हमने देखा मुसलसिल कई पार्लिमानी इजलास मतालिबे के बाद आखिरकार कुछ वक्फे के लिए 1 या 2 दिन के लिए अख्तितामी अय्याम में जो मानसून इजलास था उसमें आपने ऑपरेशन सिंदूर पर बहस की और फिर वो बहस मुकम्मिल भी नहीं हुई और खातिर खा जवाब भी वो बहस पर अपोजिशन को नहीं मिले और वो इख्तिताम भी वो मुबाहसे का नहीं हुआ, पार्लियामेंट का इजलास ख़त्म कर दिया गया। इसी तरीके से अब मतालेबात है तो इन मतालेबात पर आप काम करें और उस पर जवाब दें और उस पर मुबाहसा कराएं, सेहतमंद बहस करें जिससे मुल्क को फ़ायदा होगा, आवाम को फ़ायदा होगा, अपोजिशन भी मुतमईन होगा और आपको अपनी हुकूमत चलाने के लिए हालात भी साजगार बनेंगे। क्योंकि अपोजिशन अगर जब आपके काम में रुकावट नहीं बन रहा है तो आप मुल्क के काम जो है आसानी से अंजाम दे सकते हैं। और फिर बेहतर अपोजिशन का रोल, तामीरी अपोजिशन का रोल अगर अदा करवाना चाह रहे हैं आप हस्ब इख्तिलाफ से, इंडिया ब्लॉक से, तो फिर उनके मतालेबात पर आपको नज़रसानी करने की ज़रूरत है। चलिए ठीक है, पूरे तमाम मतालेबात पर आप ना मांगे उनको, मतलब कबूल करें, बल्कि चंद एक मतालेबात पर उसमें से आप चूज़ कर लें कि उन जो मौज़ूआत दिए गए अपोजिशन की जानिब से, उनमें से आपके पसंदीदा मौज़ूआत का आप इंतखाब कर लें और उस पर ही बहस करा लें, जिससे अपोजिशन भी मुतमईन हो जाए। ये काम ट्रेजरी बेंच का है, बरसर इख्तिदार सियासी जमात का है, मगर बरसर इख्तिदार सियासी जमात भी ऐसा लग रहा है कि अपोजिशन की जो पार्लियामेंट की जो कार्रवाई है वो नहीं चलना चाहिए। इसी तरह शोरगुल की नज़र पार्लियामेंट की कार्रवाई हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर जब ये मुँह खोलते हैं, हमने देखा है माजी में जब अराकीन पार्लियामेंट ने, बीजेपी के ख़ास तौर पर अराकीन पार्लियामेंट में ऐवान में मुँह खोला है तो फिर उनके मुंह से क्या निकला है, जहर के सिवा कोई दूसरी चीज़ नहीं निकली है। तो शायद इस बात का भी खौफ होगा ट्रेजरी बेंच को। बिल्कुल इस बात का खौफ है और यही जो है सूरत हाल है जो पार्लियामेंट को जो है ख़राब करने का बायस हो रही है, पार्लियामेंट के कीमती वक्त को ख़राब करने का बायस हो रही है, पार्लियामेंट की कार्रवाइयों को ख़राब करने का बायस हो रही है। आप आइन के मुताबिक पार्लियामेंट तो आप मुकर्रर कर रहे हैं, पार्लियामेंट के इजलास तो मुनक़्क़द कर रहे हैं, लेकिन अफसोस का मकाम यह है
कि इस पार्लियामेंट को चलने नहीं दे रहे हैं। आप तो कह रहे हैं कि हमने तो पार्लियामेंट बुलाई थी, हमने तो अपोजिशन से कहा था कि अपनी बात रखो, लेकिन वही शोर व गुल करते रह गए। देखिए हमेशा देखिए आप, आज भी आप देखेंगे कि शाम में 5 बजे जब ये लोग जो है बीजेपी के अरकान जब बाहर निकलेंगे तो मीडिया के सामने सीधा इल्ज़ाम लगाएंगे कि अपोजिशन तो जो है पार्लियामेंट को चलने ही नहीं दे रही है। ऐसा मासूम बन के अपोजिशन पे इल्ज़ाम लगाएंगे जैसे सारा कराया किया सब कुछ अपोजिशन का है। ये लोग तो बेचारे जो है, हम तो चाह रहे थे कि पार्लियामेंट चले, लेकिन अपोजिशन ही चलने नहीं दे रही है। इस तरह की बातें जो है करके गोलमोल सवालों का जवाब देके इस तरह से सारा का सारा इल्ज़ाम अपोजिशन के सर पे जो है मढ़ के चले जाएंगे ये लोग। यकीनन अपोजिशन को मोरूद इल्ज़ाम ठहराएंगे और फिर अपना जो है सीधा सीधा अपन जो है अपने दामन को साफ रखकर निकलने की कोशिश जो है की जाएगी। मगर इस मुल्क के अवाम जो है वो चौकस और चौकन्ना है, वो मुसलसिल देख रही है, मुल्क का दानिश्वर तबका भी देख रहा है और बारहा ये कहा जा रहा है कि ट्रेजरी बेंच जो है वो हस्ब इख्तलाफ की जो आवाज़ है उसको दबाने की मुसलसिल कोशिश कर रही है। मगरिबी ये आसाम का एक खबर आसाम से निकल कर आ रही है। आसाम में 150 ख़ानदानों को बेघर करने का काम हेमंता बिस्वास हुकूमत ने किया। ये लोग जो है बंगाली मुसलमान, बंगाली बोलने वाले, बांग्ला लैंग्वेज बोलने वाले इन्हें कहा जा रहा है। हेमंता बिस्वास इंतज़ामिया का ये कहना है कि 795 एकड़ अरादी जो है जंगलात की, उस पर ये लोग काबिज थे और 1100 के करीब जो है ख़ानदानों को वहाँ से हटा दिया गया है, उन्हें बेघर कर दिया गया। हटा दिया नहीं गया है बल्कि उन्हें बेघर कर दिया गया और मज़ीद जो है 400-500 और जो ख़ानदान है उन्हें भी बेघर करने का पूरी तैयारी से काम किया जा रहा है। जुमला 1500 के करीब जो है, 1500 से ज़ायद जो है बंगाली मुसलमान, बंगाली बोलने वाले, बांग्ला बोलने वाले मुसलमान आसाम में ये जो डिमोलिशन ड्राइव है, इनेदामी ड्राइव है, मुहिम है, उसकी वजह से मुतासिर हुए। जी सजा सर, देखिए कितना अफसोस का मुकाम है कि इतनी जो है एक नागांव में आसाम के अचानक जो है कार्रवाई शुरू हो जाती है। एक बड़े एरिए को कहा जाता है कि जंगलाती इलाका है, इन्होंने जो है ये लोगों ने नाजायज़ कब्ज़े किए थे इस पर और ये काबिज़ हैं, और फिर जो है इनको निकालने का ड्राइव शुरू हो जाता है। उनका कसूर क्या है? उनका कसूर ये है कि वो बंगाली बोलने वाले मुसलमान हैं। तो बंगाली बोलने वाले मुसलमान जो ज़ाहिरी बात है बंगाल की सरहदें आसाम से जुड़ती हैं। आप देखिए दबी साहब, दुनिया के किसी भी मुल्क में आप चले जाइए, आप देखिए जैसे माजरत में रोक रहा हूं आपको, एक तरफ ये आसाम की जो सरहदें हैं वो बंगाल से जुड़ती है, दूसरी तरफ मगरिबी बंगाल से भी जुड़ती है। जी बिल्कुल। और बंगाल और मगरिबी बंगाल का जो लबो लहजा है वो तकरीबन 99% जो है उसमें एकसानियत है। तलफ़ुज़ जो है, प्रोनाउंसिएशन जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, तलफ़ुज़ जो है वो तलफ़ुज़ दोनों जगह का, मगरिबी बंगाल का हो या बांग्लादेश का हो, वहाँ का जो तलफ़ुज़ है, अल्फाज की अदाई है, बांग्ला ज़बान की अदाई है, वो दोनों में एक बड़ी मुमासिलत है। तो उसके बावजूद अगर ये मुसलमान जो हैं जिनके घर मुनहदिम किए गए हैं, जिन्हें 1500 ख़ानदानों को बेघर किया गया है, वो अगर मगरिबी बंगाल के हैं तो फिर उनके साथ क्या, उन्हें इस बात का हक़ नहीं है कि वो हिंदुस्तान की किसी भी सरजमीन पर जाकर क़याम कर सके? जी बिल्कुल। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा कहा है कि घर देना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। रोटी, कपड़ा, मकान, उसके साथ साथ इलाज और जो है एजुकेशन, ये सारी चीज़ें जो है देने की हुकूमतें पाबंद होती हैं हर शहरी को। इस मुल्क के आइन ने इस मुल्क के हर शहरी को इस बात का हक़ दिया है कि वो जो है अपना मकान बना सके, अपनी रोटी का इंतज़ाम कर सके और फिर जो है अपने लिए कपड़े का इंतज़ाम कर सके। उसके साथ ही साथ अपने लिए दवा और इलाज का जो है इंतज़ाम कर सके। उसके साथ ही साथ तालीम का भी इंतज़ाम करना हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है। ये जो सरकारी स्कूल हम देखते हैं, ये जो सरकारी अस्पताल हम देखते हैं, ये सारे के सारे जो है हम देखते हैं, और फिर जो है रोज़गार योजनाएं हम देखते हैं, ये सारे के सारे इसी आइन के तहत जो है ये आते हैं। और आइन हिदायत देता है हुकूमतों को कि आप हर आदमी के घर का इंतज़ाम करेंगे। आप देखिए, हम देखते हैं दुनिया भर में जो है
वज़ीर आज़म का जो है मकान योजना चल रही है। तो ये सारा का सारा क्यों चलता है? ये इसलिए चलता है कि आम आदमी सुकून के साथ, सहूलत के साथ अपने घर में रहे, और जब वो सुकून के साथ, सहूलत के साथ अपने घर में रहेगा तो फिर वो कमाने की तरफ तवज्जो देगा, और उसका कमाना मुल्क की तरक्की का बायस बनता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये मुल्क जो खड़ा है ये एक आदमी की मेहनत से खड़ा है, एक आदमी के कंट्रीब्यूशन से खड़ा है। एक आदमी की मेहनत और उसकी कंट्रीब्यूशन और उसके जो है जो भी जो है वो करता है, उससे मुल्क को फ़ायदा होता है। इसीलिए उस शख्स को ज़मानत दी जाती है, मकान की ज़मानत दी जाती है, दवा की ज़मानत दी जाती है, तालीम की ज़मानत दी जाती है, रोज़गार की ज़मानत दी जाती है। उसको इख्तियार दिया जाता है कि वो जो चाहे रोज़गार इख्तियार करे। तो अफसोस का मकाम ये है कि जिनके घर गिराए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि पहले उसको मुतबादिल घर फराहम किया जाए, फिर उसके बाद अगर देखिए सुप्रीम कोर्ट के कानून में वाज़ेह तौर पे हिदायत है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है इससे पहले भी इस तरह घर गिराए जाते थे तो सुप्रीम कोर्ट में लोग गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पे कहा कि अगर हुकूमत को लगता है कि ये सरकारी ज़मीन है, ये जंगल की ज़मीन है, या फिर जो है ये ज़मीन जो है सरकार की है, तो सरकार की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि उस ज़मीन में जो लोग हैं उनको मुतबादिल घर फराहम करें उस ज़मीन को खाली कराने से पहले। तो ये बाज़ाब्ता आइन भी कहता है, ये अदालतें भी इसका हुक्म जारी करती हैं। देखिए अदालतें भी आइन के जो है तहत ही आइन के मातहत हैं। तो अफसोस का मकाम ये है कि यहाँ पे तासुब की बुनियाद पे, शरंगेज़ी की बुनियाद पे, यकीनन आपने बहुत ही अच्छे मुद्दे को उजागर किया है। ये तासुब की बुनियाद पर ही है। बिल्कुल। चीफ मिनिस्टर आसाम हेमंता बिस्वा शर्मा, आप इस कदर मतलब गिर चुके हैं, वो अखलाकियात उनके अंदर इस कदर ख़त्म हो चुके हैं। वो खुद ट्वीट करते हैं, एक ट्वीट करते हैं, वो ट्वीट पे लिखते हैं, बाम्बू का, होलोंग का, शिमला का, सब का बदला लेगा तेरा जेसीबी। आप देखिए, आप क्या अपने आप को वो जो विलन है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, पता नहीं, ये जो अक्सर एक है फिल्म, खैर, तो वो उस विलन का डायलॉग आप बोल रहे हैं। बिल्कुल। देखिए कितने मतलब है कि कितनी हद तक गिर गए। यकीनन ये बात अहम है कि कितनी हद तक आप गिर गए हैं कि आप कह रहे हैं आप इक़्तिदार में हैं तो आप इसे बाहर हो गए हैं, तकब्बुर की इंतहा पे जो है आप पहुंच गए हैं, और आप कह रहे हैं कि जेज़ी भी बदला लेगा। आप पेपर में तो ये कहते हैं कि लोग चूँकि जंगल की ज़मीन पे घर बना के रह रहे थे, इसलिए इनके घर गैर क़ानूनी हैं और हम इन घरों को तोड़ते हैं। दूसरी जानिब आप ये कहते हैं कि इसका बदला लेगा, उसका बदला लेगा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, माफ़ करना याद आया, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का डायलॉग है एक फिल्म का, जो बदलापुर आया था, कुछ फिल्म आया था उसका, 2 सीरीज आई थी यूपी की पॉलिटिक्स पे, वो पूरी फिल्म है, मनोज बाजपेयी भी उसमें है। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का डायलॉग है, वो भाई का, तेरे भाई का, तेरे बाप का, तेरे दादा का, तेरे मामा का बदला लेगा, तेरा फैसल लेगा। तो वो डायलॉग को आप एक चीफ मिनिस्टर होकर आप इस हद तक नीचे गिर चुके हैं कि आप वो ट्वीट करते हैं कि बॉम्बो का, सैम्यूल का, सबका बदला लेगा तेरा जेसीबी। क्या डरा रहे हैं आप? इस तरीके से किसका बदला ले रहे हैं? किस बात का बदला लेने की बात कर रहे हैं आप? मुसलमानों को बेघर करके जेसीबी से बदला लेने की बात कर रहे हैं हेमंता बिस्वा शर्मा अपना माजी जो है वो भूल चुके हैं। जी बिल्कुल, यकीनन भूल चुके हैं। देखिए गुज़िश्ता दिनों में मौलाना महमूद मदनी अगर ये कहते हैं, जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी अगर कहते हैं कि जहाँ जहाँ जुल्म होगा वहाँ वहाँ जिहाद होगा, तो बड़ा हंगामा हो जाता है। बड़ा जो है मीडिया ने पूरी रात, वो जो है उनका एक जुमला पूरी रात मीडिया ने इतना उछाला कि लोग देखते देखते तंग आ गए। देखिए कितनी अहम बात है कि जुल्म जहाँ जहाँ जुल्म होगा वहाँ वहाँ जिहाद होगा। तो अब ये जो हो रहा है
क्या इसको जुल्म के दायरे में नहीं लाया जा सकता? आप तकब्बुर के साथ मुसलमानों के घर गिरा रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि सबका बदला लेगा जेसीबी। जी आप अंदाज़ा लगाइए एक चीफ मिनिस्टर को क्या शोभा देता है, क्या समझ रहा है चीफ मिनिस्टर। दुनिया की तारीख आप उठा के देखेंगे तो कितने बड़े बड़े ताकतवर हुक्मरान इस दुनिया में नहीं गुजरे हैं। आप तो जो है एक रियासत के चीफ मिनिस्टर हैं और आप इस मुल्क के वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के रहम करम पे है। वो एक ही सेकंड पल में आपको जो है आपकी कुर्सी से हटा सकते हैं। मतलब एक है आपकी खुद की भी इतनी ताकत नहीं है। देखिए आपके सामने मिसाल है आनंदीबेन पटेल हो या विजय रूपानी हो गुजरात से, या फिर मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान हो। आपके सामने ये मिसालें बहुत सारी मिसालें हैं। मानता विश्वास को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि चापलूसी जो है मरकजी आला क़यादत की चापलूसी में जिस दिन कमी आ जाएगी उस दिन आपको चीफ मिनिस्टर की कुर्सी नहीं मिलने वाली है। बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये है कि राहुल गांधी मुसलसल ये कह रहे हैं कि आसाम में जिस दिन हुकूमत बदलेगी, जिस दिन कांग्रेस बरसर इख्तिदार आएगी, उस दिन हेमंता बिस्वास को जेल भेज दिया जाएगा। हेमंता बिस्वास का माजी जो है बड़ा काला बड़ा सियाह है। यकीनन वो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, खुद को जेल जाने से बचाने के लिए, और जो है आला क़यादत जो बीजेपी की है उसकी नज़र में अच्छे बेहतर होने के लिए नफ़रत की जो हदें हैं वो पार कर रहे हैं। अगर एक चीफ मिनिस्टर इस तरीके का बयान देता है, बंगाली बोलने वाले मुसलमानों को बेघर करके कि सबका बदला लेगा तेरा जेसीबी, तो उस चीफ मिनिस्टर से रियासत की अक़लियतें, ख़ास तौर पर मुसलमान जो है किसी भी किस्म की अच्छाई की तवक्को किस तरह कर सकते हैं, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। इसका जवाब या तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को देना पड़ेगा, इसका जवाब या तो अमित शाह को देना पड़ेगा, या तो इसका जवाब खुद जो है हेमंता बिस्वा शर्मा को देना पड़ेगा। यकीनन देना पड़ेगा इसका जवाब। आपने गरीब के घर गिरा के आप ये समझ रहे हैं कि आपने जो है एक बहुत बड़ा तीर मार लिया है, बहुत बड़ा शेर मार लिया है, बहुत बड़ा कमाल कर लिया है, तो ये आपकी खाम ख्याली है। गरीब की या मज़लूम की, देखिए बार बार कहा गया है कि मज़लूम की आह से डरो, क्योंकि मज़लूम की आह और अर्श के बीच कोई गैप नहीं है। आप अंदाज़ा लगाइए, ये असल कुदरत तो ये है कि मज़लूम की आह और अर्श के बीच में जो है कोई गैप नहीं है। मतलब है कि सीधे अर्श तक पहुंचती है, और जिस दिन अर्श हिलेगा उस दिन जो है आपकी हुकूमतों की कोई अहमियत नहीं है। अगर ये गलतफहमी का शिकार आप हैं, अगर आप ये समझते हैं कि हम जो है हम साहब इक़्तिदार हैं, हम जुल्म करेंगे, हम गिराएंगे, हम बुलडोज़ करेंगे, हम इमारतों को बुलडोज़ करेंगे, हम गरीबों के घर गिराएंगे, हम गरीबों को बेघर करेंगे, तो ये आपकी खाम ख्याली है। जुल्म जो है ज़्यादा देर तक नहीं रहता। जुल्म की, मज़लूम की आह कभी खाली नहीं जाती है, और यकीनन जो है आने वाले दिनों में बसो शर्मा ये देख लेंगे कि जिन पे जुल्म आपने किया था, जिनके घर आपने किराए थे, जिनके गरीब लोगों को आपने बेघर किया था, जिनको आपने जो है महज इसलिए बेघर किया कि वो बांग्लादेशी, माफ़ कीजिएगा, वो बंगाली बोलने वाले मुसलमान हैं, वो जो है बंगाल से, मगरबी बंगाल से वो जो है आसाम में आ गए हैं। देखिए मैंने इससे पहले भी यही बात कह रहा था कि जितनी रियासतें हैं, हर रियासत की सरहदें जहाँ मिलती हैं वहाँ मिली जुली जो है बोली बोलने वाले लोग हैं। आप तमिलनाडु कर्नाटक की सरहद पे जाइए, वहाँ पे तमिल बोलने वाले लोग कर्नाटक में मिलेंगे, कन्नड़ बोलने वाले लोग तमिलनाडु में मिलेंगे। आप महाराष्ट्र की सरहद पे जाइए, आप हमारी तेलंगाना के आदिलाबाद करीमनगर की सरहद पे चले जाए, वहाँ पे अक्सरियत मराठी बोलने वालों की, मराठी बोलने वालों की, और मराठी बोलने वालों की, और मराठवाड़े में जो फिरका परस्ती में सरगर्म है, हमारे आदिलाबाद और करीमनगर में जो सरगर्म हो चुके हैं ये रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद। और उन्हें यकीनन जो है ऐसा लग रहा है कि साबिका और मौजूदा जो हुकूमतें हैं वो इस मामले पर, हसास मामले पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। जहाँ तक सज्जाद साहब ने कहा कि सरहदों से जुड़ी हुई जो रियासतें हैं, तो ये उसके अगर ना भी हो, ये एक सर्वे के मुताबिक, एक खानगी सर्वे के मुताबिक ये बात कही जा रही है, क्योंकि राइजिंग तेलंगाना है, तेलंगाना तेजी के साथ तरक्की कर रहा है। पिछले 10, 11, 12 सालों में तेलंगाना ने बहुत तेजी के साथ तरक्की की है। तो यहाँ पर जो है हर रोज
नए 5,000 लोग हैदराबाद में दाखिल हो रहे हैं, हैदराबाद आ रहे हैं रोजगार की तलाश में। जी बिल्कुल। तो ये रहा है, ये तरीक़ेकार रहा है। कोई दूसरी रियासत के जो लोग हैं वहाँ पर, जहाँ पर उन्हें जो है वसाइल नज़र आते हैं, कारोबार के, रोज़गार के वसाइल नज़र आते हैं, खा वो पसमानदा ही क्यों ना हो, खा वो कोई सरहदी इलाका ही क्यों ना हो, अगर उन सरहद से जुड़े हुए लोगों को अगर वहाँ पर वसाइल नज़र आते हैं, रोजगार के वसाइल नजर आते हैं, तो वह हम नकले मुकाम करते हैं। नकले मुकाम करने वालों के साथ इस बेदर्दाना सलूक जो है वो गैर जमहूरी है। बिल्कुल गैर जमहूरी है, वो गैर इंसानी, गैर जमहूरी है। और जो जहदकार है, समाजी रजाकाराना तंजीमें हैं, आसाम की रजाकाराना तंजीमें हेमंता बिस्वा शर्मा पर ये इल्ज़ाम लगा रही हैं कि बंगाली महज उन्हें इसलिए निशाना बनाया जा रहा है कि उनकी ज़बान बंगाली है और वो मुसलमान है। बिल्कुल। और उनके साथ जो रवैया है हेमंता बिस्वा शर्मा का, वो गैर इंसानी है। बिल्कुल यकीनन गैर इंसानी रवैया है। ये तो देखा जा रहा है जब से वो इख्तिदार में आए हैं तब से लेके आज तक। अब तो अब देखिए, अब इलेक्शन भी होने वाला है आसाम में अगले बरस के जो है अगले बरस एकदम माफ़ कीजिएगा, जो है इलेक्शन होंगे अगले बरस। और अगले बरस जो है बंगाल में भी इलेक्शन होने वाले हैं, अगले बरस आसाम में भी इलेक्शन होने वाले हैं। यकीनन देखिए जुल्म का जो है, चाहे बीजेपी वहाँ इक़्तिदार में आ जाए, अगर बसवा शर्मा इक़्तिदार में रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। जी, यकीनन जुल्म की जो मुद्दत है वो काम ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा वक्त रहता है, मगर उसके जो नुकूश है वो बड़े नुकूश गहरे होते हैं और गहराई तक वो मतलब ज़ख्म पहुंचाते हैं जुल्म के नुकूश जो है, लेकिन उसकी मुद्दत जो है वो तवील नहीं है, ये यकीन बात है। और जो ये नांदगांव में जो वाक़या पेश आया है, नागांव में आसाम के, ये पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले गोलपारा में भी ये इन्हिदामी कार्रवाइयाँ हुई हैं और दूसरे जो इलाके हैं, सरहदी इलाके जिसको हम कह सकते हैं, खा वो मगरबी बंगाल से जुड़ी हुई सरहदें हो या बांग्लादेश से जुड़ी हुई सरहदें हो, इन सरहदी इलाक़ों में इससे कबल भी जो है इन्हिदामी कार्रवाइयाँ अमल में है। इससे कबल गोलपारा में जो इन्हिदामी कार्रवाई हुई थी, वो जो ज़मीनें खाली कराई गई, अराज़ी को खाली किया गया, वो अराज़ी जो है वो कौड़ियों के मोल अडानी ग्रुप को वो सुपुर्द कर दी गई थी। तो ऐसे बहुत सारे मामलात हैं। हो सकता है कि ये नागांव के जो भी अराज़ी खाली की गई है, 795 एकड़ अराज़ी पर फैली हुई बस्तियों को 1500 से ज़ायद जो बंगाली बोलने वाले मुसलमान वहाँ पर आबाद थे, उन्हें खाली कराया गया, उनके मकानात को मुनद्दिम किया गया। हो सकता है कि आने वाले दिनों में वहाँ के जो वसाइल हैं, कुदरती वसाइल हैं, वो भी किसी खानगी कंपनी को, अडानी या अंबानी के सुपुर्द करने की तैयारी की जा रही है। बिल्कुल, लगता तो यही है कि जो है इससे पहले भी हमने जो है बिहार में कई हज़ार एकड़ ज़मीन जो है महज मामूली रकम पे अडानी को देने के इंकशाफात सामने आए थे। और अलमिया ये है कि हुकूमत ने तश्तरी में रखे ज़मीन जो है, जंगलाती ज़मीन अडानी के हवाले कर दी थी ताकि वो वहाँ पे बिजली के प्लांट कायम करें और मुफ्त में बिजली बेचें, महंगे दामों बिजली बेचें। और जो है वहाँ बिजली बनाने के दौरान में जो जहरीली गैसें होंगी, जो फ़ज़ाई आलूदगी होगी, जो वहाँ के पेड़ कटेंगे, जो वहाँ का जो है एक पुरफ़िज़ा मकाम तबाही की तरफ जाएगा, उसका ख़मियाज़ा भुगतेंगे बिहार के लोग। तो यही बिहार में हुआ है। अब यही देखिए, यहाँ पे जंगलाती इलाके, ख़ास तौर पे जो है नागांव की हम बात करेंगे और गोलपारा ज़िले की बात करेंगे, तो कहा जाता है कि इन ज़िलों में जो है अडानी को ज़मीन अलाट की जा रही है, तो एक तीर से दो शिकार किए जा रहे हैं। एक तरफ तो अक़लियतों के ऊपर जुल्म मज़ालिम की एक दास्तान लिखी जा रही है, बिल्कुल, मुसलमानों के ऊपर जुल्म ज़्यादती की एक तवील दास्तान हेमंता बिस्वा शर्मा की क़यादत में लिखने का काम आसाम हुकूमत कर रही है। दूसरी तरफ ये है कि उसके ज़रिए से जो अराज़ी खाली हो रही है, वो अराज़ी पर मुसलमानों, वो अराज़ी पर ये जो सरमाएदार है, सरमाएदारों को वो अराज़ी कौड़ियों के मोल बेचकर मुनाफा भी कमाने का दो तरफा फ़ायदा हेमंता बिस्वा शर्मा हुकूमत उठा रही है। बिल्कुल वही जो है सूरत हाल दिख रही है कि ज़मीन तो आपके एक तीर से कई शिकार। पहले मुसलमानों को बेघर किया जाएगा, फिर सरकारी ज़मीन हड़पी जाएगी, फिर वो जो है
प्राइवेट कंपनियों को जो है वो बेच दी जाएगी लीज़ के नाम पे, 100 साल के लीज़ के नाम पे, 50 साल के लीज़ के नाम पे उनको अलाट कर दी जाएगी। फिर वो अपनी मनमानी करेंगे। देखिए, रोज़गार की जो बहाने बनाए जा रहे हैं वो हमने देखा है कि जहाँ जहाँ प्राइवेट कंपनियों ने जो है अपने जो मतलब एक बनाए हैं प्रोजेक्ट कायम किए हैं, वहाँ वहाँ लोगों का इस्तेसाल हुआ है, लोगों को रोज़गार नहीं मिला है। सीधी सी बात है कि लोग वहाँ के खुशहाल होने के बजाय और भी बदहाल हो गए हैं। अगर उनको रोज़गार दिया भी जाता है तो इतनी कलील जो है तनख्वाह दी जाती है कि उनकी ज़िंदगी अजीरन होकर रह जाती है। वो इस नौकरी के दायरे में पिस के रह जाते हैं, उनको कोई और जो है काम करने का मौका ही नहीं मिलता, जिसके नतीजे में उनकी मैशियत तबाह ताराज होकर रह जाती है। यही देखा गया है जहाँ जहाँ इस नौइयत के प्रोजेक्ट्स आए हैं। अब वहाँ पे एक जानिब तो आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि हम यहाँ इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, आपको नौकरी मिलेगी, और दूसरे वहाँ पे मुसलमानों के घर गिराए जा रहे हैं और उनको धमकियाँ भी दी जा रही हैं कि जैसे भी जो है बदला लेगा। तो ये जो है बहुत अफसोसनाक मुकाम है। देखिए, इन साजिशों को समझते 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 बहुत देर हो जाएगी, मुझे तो ऐसा लगता है। देखिए, आपने भी कहा कि बॉम्बू का, होलोंग का, सिमूल का, सबका बदला लेगा तेरा जेसीबी का डायलॉग लिखकर गैंग्स ऑफ आसामपुर के नवाजुद्दीन सिद्दीकी बनने की जो कोशिश कर रहे हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, आने वाले असेंबली इंतखाबात में, जैसा कि आपने इशारा दिया कि हुकूमत अगर बीजेपी की वहाँ पर बनती है तो बन भी सकती है, लेकिन चीफ मिनिस्टर जो है वो हेमंता बिस्वा शर्मा नहीं बनेंगे। तो ये एक अच्छा इशारा है सज्जाद साहब का। नफ़रत की जो सियासत है वो सियासत में ज़्यादा हद से गिरने के बजाय जो है वो अगर तवाज़ुन बरकरार रखे हेमंता बिस्वा शर्मा, तो आने वाले दिनों में उन्हें यकीनन इसका कुछ ना कुछ तो फ़ायदा ज़रूर होगा। अगर वो तवाज़ुन उनका बिगड़ता है तो नुकसान तो उनके लिए तैयार खड़ा हुआ है। नाजरीन, आपको बता दें, बीजेपी के अलावा कांग्रेस के बरसर इक़्तिदार रियासतों में भी जो है अक़लियतों या फिर जो है दलितों पर मज़ालिम के वाक़यात पेश आ रहे हैं और उसकी इत्तलात मौसूल हो रही है। बाविसोख जो ज़राए अबलाग है उस पर भी इस तरीक़े की ख़बरें जो है मुसलसिल आ रही है कि एक 25 साला दलित नौजवान को तहवील में इस कदर मारा गया, इस कदर ज़ुदोकोब किया गया कि वो नौजवान की जान चली गई। एक 25 साला दलित नौजवान को महज शक और शुबे की बुनियाद पर उसे उठाया गया था, उसे ले जाया गया और उसके साथ ज़्यादती की गई। तो इस तरीक़े के वाक़या जो है हम अमूमन जो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर दिल्ली के वो इलाके जो यूपी और बिहार से जुड़े हुए हैं, बिहार और ये गुजरात से हम इस तरीक़े के वाक़यात सुनते थे, मगर अब उन रियासतों से भी इस तरीक़े की ख़बरें आ रही हैं कि दलितों और मुसलमानों पर पुलिस की तहवील में जुल्म किया जा रहा है। तो इस जुल्म का वाक़या बेंगलुरु से है। इस पर 4 जो है पुलिस ओहदेदारों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि मुकदमा दर्ज करने का काम किया गया है, उसके बावजूद देखिए कि एक दलित नौजवान की जान इस पर चली गई, ये काबिल अफसोस है। जी बिल्कुल। देखिए, उसकी माँ ने, इस 25 साला दलित नौजवान के माँ ने जो है ये कंप्लेन लिखाई है और उन्होंने कहा है कि जो है ये देखिए, नौजवान शराब पी के जो है घर के पास लड़ाई कर रहा था। पुलिस आती है और ये कहती है कि हम इसको जो है एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में दाखिल करेंगे और वहाँ से ले जाती है। उसकी माँ का ये कहना है कि मुझे जो है मेरे बेटे से बात करने भी नहीं दी गई, जबरन उसको वहाँ से उठाया गया। ये कहा गया कि हम इसको रिहैबिलिटेशन सेंटर में दाखिल करेंगे और फिर उसको वहाँ से पुलिस ले गई। फिर उसके बाद ये खबर आती है कि उसको इतना मारा गया पुलिस स्टेशन में कि उसकी जान चली गई। यकीनन देखिए, कांग्रेस की हुकूमत थी तो उन्होंने जो है फौरी एक्शन लेते हुए अभी 4 ऑफिसरों को जो है वहाँ से सस्पेंड करने की जो है ये खबर आ रही है। तो अब यहाँ पे इन 4 ऑफिसरों के ख़िलाफ़ केस भी बुक किया गया है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पिछड़ी जातों, पसमानदा जातों के ख़िलाफ़ जुल्म जो हो रहा है
उसका माहौल बढ़ता जा रहा है। यकीनन बढ़ता जा रहा है। वो रियासतें भी इसकी जद में आ रहे हैं जहाँ पर गैर बीजेपी हुकूमत है, क्योंकि हमें इशारा मिल गया अपनी बात को ख़त्म करना है। तो सरसरी तौर पर एक दो तीन खबरें हैं जिनका मैं तस्करा कर देना ज़रूरी समझता हूँ। SIR का जो 12 रियासतों में जो SIR जारी है, उसका जो इनरोलमेंट है, उसका जो SIR का शेड्यूल है वो 14 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। दूसरी खबर ये है कि 11 लॉ कोर्टेड डुप्लीकेट एंट्रीज जो है मुंबई में जो है रिपोर्ट के मुताबिक 11 लाख एंट्रीज हुए हैं, डुप्लीकेट फर्जी एंट्रीज हुए हैं इलेक्टोरल रोल में। और जब तहकीक की गई तो नांदेड़ के कोचिंग सेंटर में उन लोगों को मतलब पाया गया कि उसमें से कुछ लोगों को, वोटर्स को जो है वो वहाँ पर मिले जो नांदेड़ के कोचिंग सेंटर में रह रहे हैं। 2 लोग जो है आदिलाबाद में एक बस में टक्कर हुई, बस और लॉरी में तसादुम होने की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई है। और एक अफसोसनाक खबर ये है कि हमारा जो फ्लाईओवर है काचीगुड़ा टू अंबरपेट, वो फ्लाईओवर्स पे एक फ्लाईओवर पर से जाते हुए एक नौजवान जो है उसकी बाइक जो है गिर गई है और वो वह हलाक हो गया। ये खबरें हैं। तो नादरीन, हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें। और सियासत TV के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। और अब सियासत TV की सारी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।